नमस्कार। संस्कृत कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं कक्षा सप्तम हेतु अध्याय 8 लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं यह चाहता हूं कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम श्री कृष्ण के एक श्लोक से इस वीडियो का प्रारंभ करें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अतः श्री कृष्ण के कहे अनुसार मैं अपने आज के कर्म को प्रारंभ करता हूं और हम लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन विषय को लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखिए, सर्वप्रथम जैसा कि हम सभी जानते हैं, लंग लकार अर्थात भूतकाल, मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता, श्रोता अर्थात सुनने वाला, सुनने वाले व्यक्ति के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसे सेकंड पर्सन के नाम से जाना जाता है। एक वचन अर्थात जो एक का बोध कराए। जो भी धातु अथवा कर्ता का प्रयोग एक वचन में किया जाता है उन सभी से एक का बोध होता है। आइए मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के विषय में, जैसा कि हम जानते हैं मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता हमेशा एक ही होता है, त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम। और इसके धातुरूप प्रारूप में यदि हम देखें तो प्रारंभ में अ, लंग लकार के प्रत्येक धातु रूप में प्रारंभ में आपको अ लगाना है, अंत में वचन अनुसार अलग अलग प्रारूप लगते हैं। यहाँ एक वचन में अंत में आपको विसर्ग लगाना है। मध्य में जैसा कि हमेशा हम धातु लगाते हैं तो हमारा प्रारूप हुआ प्रारंभ में अ, मध्य में धातु, अंत में विसर्ग। कुछ उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम पठ का उदाहरण देखते हैं। मध्य में पठ लगाने पर प्रारूप के साथ अपठः रूप बना। लिख से देखिए, अलिखः, हस, अहसः, खाद, अखादः, वद, अवदः। तो इस प्रकार धातु रूप प्रारूप की सहायता से आसानी से हमने यहाँ मध्यम पुरुष एकवचन के धातु रूप बना लिए। आइए इसके माध्यम से वाक्य निर्माण करके देखते हैं। वाक्य निर्माण के लिए सर्वप्रथम हमने कर्ता को लिया है और उसके पश्चात क्रिया को। अभी हम सामान्य रूप से यहाँ वाक्य निर्माण कर रहे हैं, अतः किसी और कारक को, कर्म अथवा अन्य कारक को हमने यहाँ पर समायोजित नहीं किया है। तो देखिए, त्वम अपठः, त्वम के साथ अह, यह प्रारूप आया, मध्य में पठ क्रिया। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। त्वम अलिखः, तुमने लिखा। त्वम अखादः, तुमने खाया। इसी प्रकार आप भी अन्य मध्यम पुरुष एकवचन के लंग लकार के वाक्य आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कहा गया है, लेकिन रिक्त स्थानों में हमें किसकी पूर्ति करनी है यह डिपेंड करता है कर्ता पर। अगर क्रिया की पूर्ति करनी है तो हमें देखना होगा कि इसमें कर्ता कौन है। तो अगर हम देखें तो 5 वाक्यों में से इस एक वाक्य को यदि छोड़ दें तो सभी में त्वम कर्ता है। और त्वम कर्ता के साथ देखिए सभी में लंग लकार की आपको जो है यहाँ आप देख सकते हैं लंग लकार की क्रियाएं आपको फिल करनी है। तो इसका प्रारूप हमें पता है, अ, मध्य में धातु और अंत में अह, विसर्ग। तो इस प्रकार से आपको देखिए, सर्वप्रथम पहला वाक्य हम देखते हैं। इसमें देखिए, यदि हम पहला वाक्य देखें तो पहले वाक्य में जैसा कि हम जानते हैं त्वम हमारे समक्ष करता है और क्रिया हमारे पास है नम। तो हमने प्रारूप लिया अ, अंत में विसर्ग और मध्य में नम धातु लगाकर हमारा रूप बना अनमः। द्वितीय में भी त्वम, अतः इसमें भी अ, अंत में विसर्ग आएगा। तो देखिए, स्मृ धातु, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, स्मृ धातु के रूप बनाते समय स्मर, इस प्रकार से हमें किसी भी धातु रूप प्रारूप में स्मर जोड़ना होता है। तो यहाँ भी हमने यही किया, अ और अंत में विसर्ग के मध्य हमने स्मर को जोड़ा और हमारा रूप बना अस्मरः। इस प्रकार आसानी से हमने यहाँ दोनों रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली। यहाँ मध्य में यदि हम देखें तो यहाँ तृतीय में हमारे पास सब्जेक्ट भिन्न है, अलग है, ते।
ते का यदि हम देखें तो सह तौ ते बहुवचन में आता है प्रथम पुरुष। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में यदि देखें तो सा ते तः द्विवचन में भी आता है, लेकिन अक्सर इसका प्रयोग बहुवचन में ही ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं बहुवचन के हिसाब से प्रथम पुरुष एक वचन में, बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः प्रथम पुरुष बहुवचन में अन, प्रारंभ में अ, अंत में न और मध्य में गम, जिसके शब्द धातु रूप जब बना जाते हैं तो गच्छ में परिवर्तित हो जाती है, अतः हमारा रूप बना अगच्छन्। इसके प्रथम पुरुष में रूप इस प्रकार बनते हैं अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। क्योंकि ते बहुवचन है अतः यहाँ पर प्रारूप भी बहुवचन का लगाने पर अगच्छन् रूप बना। पुनः हमारे पास त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन का करता, अतः यहाँ पर हमने क्रीड धातु लगाकर अह प्रारूप से धातु रूप बनाया अक्रीडः। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी त्वम है हमारे पास, अतः यहाँ पर भी हमने अह यह प्रारूप प्रयोग किया, मध्य में पट धातु लगाकर हमारा रूप बना अपठ है। तो इस प्रकार धातु रूप प्रारूप यदि आप समझ लें, याद कर लें, तो किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्न में आपको समस्या प्रकट नहीं होगी। आइए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। इस प्रश्न संख्या में देखिए प्रथम पुरुष एक वचन के रूप दिए हुए हैं आपको यहाँ, और हमें इसमें चेंज करना है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में, अर्थात प्रथम से मध्यम पुरुष के एक वचन में परिवर्तन करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रेड पेन से मैंने दोनों तरफ प्रारूप लिखे हुए हैं और मध्य में जो धातु है वो दोनों में समान है। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए प्रारूप है अत, प्रारंभ में अ, अंत में त, सभी में देखिएगा, और मध्य में धातु है, जैसे प्रारंभ में अस्मरत, उसके बाद अनमत, अक्रीडत, अखादत और अलिखत। तो सर्वप्रथम हम इन्हीं धातुओं को, मध्य की धातुओं को हमने सामने मध्यम पुरुष एक वचन में रख दिया। अब प्रारूप चेंज करना है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रारूप जैसा कि हमें पता है प्रारंभ में अ, अंत में विसर्ग। तो इस प्रकार से हमारे जो देखिए अस्मरत का बना अस्मरः, अनमत का बना अनमः, अक्रीडत का अक्रीडः, अखादत का अखादः और अलिखत का बना अलिखः। यहाँ एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो बच्चे प्रारूप याद रखने में जिनको तकलीफ होती है वो एक बात ये भी ध्यान रखें कि प्रथम पुरुष एक वचन में अंत में त लगता है और मध्यम पुरुष एक वचन में अंत में विसर्ग लगता है, ये केवल इतना ही अंतर है। तो यह ट्रिक याद रख कर भी आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार धातुरूप प्रारूप से हम आसानी से किस प्रकार प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं ये हमने जाना। तो इस प्रकार आप लंग लकार, लट लकार और जो भी लकार हम पढ़ रहे हैं उनके धातुरूप प्रारूप को लिखिए, याद कीजिए और संस्कृत भाषा में दक्ष बनिए। धन्यवाद।